आज मैं प्रीलिम 3 सभी विद्यालयों में प्रीलिम 3 पेपर हुए हैं, तो एक सैंपल पेपर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज इसके आंसर की हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रस्ताव लेखन आप सभी को पता है कि कक्षा आईसीएसई कक्षा 10 में, कक्षा 10वीं में जो है प्रस्ताव लेखन, पत्र लेखन, एकांकी संचय, साहित्य सागर के जो पोर्शन में दिए गए हैं वो ही लेसन्स आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो प्रीलिम 3 के पेपर को अगर आपने सॉल्व किया है या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो उपयोगी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्ताव लेखन, निबंध लेखन, यहाँ पर आपसे 200 शब्दों में पूछा जाने वाला है। अंक सीमा रखी गई है 12 और 12 अंकों के लिए मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि कितना लिखना है। तो चलिए जल्दी से हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, सच्चा सुख निरोगी काया है। किसी भी देश राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि उस राष्ट्र के नागरिक स्वस्थ व शक्तिशाली हों। स्वस्थ रहने के लिए किन किन आदतों को अपनाना आवश्यक है, स्वास्थ्य का महत्व बताते हुए प्रस्ताव लिखिए। बहुत ही आसान प्रस्ताव है ये, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और जो विषय है सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है। सच्चा सुख निरोगी काया, यानी कि विषय आपको यही मिल गया। आपका टॉपिक, आपका शीर्षक, सबसे पहले आपको लिखना है शीर्षक। तो या तो आप लिखें स्वास्थ्य का महत्व, ठीक है, स्वास्थ्य का महत्व आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिखें सच्चा सुख निरोगी काया, ये भी शीर्षक हो सकता है। शीर्षक जरूर लिखें, ठीक है। तो आपको अब बनानी है भूमिका। भूमिका बनाने के लिए आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए आपको आवश्यक है कि आप किस तरह से भूमिका बनाएं। तो सच्चा सुख जो है, पहली लाइन आपको जो दी गई है, सच्चा सुख निरोगी काया, इसी से हम भूमिका स्टार्ट करेंगे कि स्वास्थ्य मनुष्य का आधार स्तंभ है। स्वास्थ्य समाज का आधार स्तंभ है, मनुष्य का तो है ही, समाज का आधार स्तंभ है। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हर क्षेत्र में हमारा ध्यान लगेगा, हम खुश रहेंगे। कोई भी क्षेत्र हो, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हमारा मन वहां नहीं लगेगा। यदि शरीर रोगों से ग्रस्त होता है, बीमारियों से पीड़ित होता है, तो मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक जीवन उपभोग नहीं कर सकता, सारी सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकता है। और अगर स्वास्थ्य ठीक रहता है तो मनुष्य किसी भी परिस्थिति में, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में या कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीवन पथ पर उत्साह पूर्वक वो आगे बढ़ सकता है। तो स्वास्थ्य का जो महत्व है वो आपको लिखना है। आपको बताना है कि मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है, मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वस्थ व्यक्ति, स्वास्थ्य जो है व्यक्ति की अमूल्य निधि है। अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। स्वास्थ्य जो है अमूल्य निधि है। ये केवल विशेष व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित नहीं करता, ये समाज को भी प्रभावित करता है। यहाँ पर सेकेंड लाइन जो हमने दी हुई है, किसी भी देश राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि उस राष्ट्र के नागरिक स्वस्थ व शक्तिशाली हो। तो आपको इन पंक्तियों का जो भी आपको कीवर्ड्स या संकेत बिंदु दिए गए उनका प्रयोग करना है और आपको लिखना है कि स्वास्थ्य व्यक्ति की अमूल्य निधि है और केवल व्यक्ति विशेष को ही प्रभावित नहीं करता है, ये समाज को प्रभावित करता है, समाज देश को प्रभावित करता है और देश राष्ट्र को प्रभावित करता है। यदि मनुष्य स्वस्थ मनुष्य ही सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह सफलतापूर्वक कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो कैसे अपने सामाजिक दायित्वों को निभाएगा? नहीं निभा पाएगा वो अपने सामाजिक दायित्व को। और जब सामाजिक दायित्व को नहीं निभा पाएगा तो वो समाज में अपनी पूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएगा। स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ मनुष्य समाज के लिए अमूल्य निधि भी कह सकते हैं। वो समाज के लिए अमूल्य, स्वास्थ्य तो अमूल्य निधि है ही, वो खुद स्वस्थ मनुष्य समाज के लिए अमूल्य निधि होता है। यदि नागरिक स्वस्थ होंगे तो देश उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। तो वो देश शिखर पर, उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। उन्नति के शिखर पर
वह देश पहुंच सकता है। शरीर सुंदर होने को ही स्वास्थ्य समझते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि शरीर सुंदर है तो वो स्वस्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य केवल कार्य करने की क्षमता है, किंतु ये ऐसा भी नहीं है कि केवल कार्य करने में हष्ट-पुष्ट हो तो वो बहुत ज्यादा। स्वास्थ्य से आपका तात्पर्य शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। ठीक है, अगर आप मानसिक तौर पे भी स्वस्थ हैं तभी व्यक्ति स्वस्थ कहा जा सकता है। तो इसीलिए एक कहावत भी कही गई है, यदि धन खो गया तो कुछ नहीं खोया। आपको कोटेशन से, आपको अच्छी पंक्तियों के द्वारा जो है इसकी शुरुआत करनी है। तो मैं यहाँ पर यहाँ पे साइड में लिखती जाती हूँ। यदि धन खो गया, क्या है कोटेशन, यहाँ पे पहले प्रश्न का ही उत्तर आपको दे रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि धन खो गया कुछ नहीं खोया। धन खो गया अर्थात कॉमा कुछ नहीं खोया। यदि चरित्र खो गया, यदि चरित्र खो दिया, माफ कीजिएगा, यदि चरित्र खो गया तो कुछ खो गया। तो कुछ खो गया, आपने कुछ खोया है अगर आपने अपना चरित्र खो दिया, कुछ खो गया। परंतु यदि परंतु यदि स्वास्थ्य खो गया, परंतु यदि स्वास्थ्य खो गया तो सब कुछ खो गया। तो सब कुछ खो गया। ये कहावत है। इन पंक्तियों का प्रयोग करें आप अपने प्रस्ताव में। सच्चा सुख निरोगी काया है, स्वास्थ्य जीवन की अमूल्य निधि है, इस तरह के कोटेशन लिखकर वाक्य का आरंभ करें। और स्वास्थ्य ही जीवन, स्वास्थ्य ही देश का भविष्य होता है, राष्ट्र का भविष्य होता है। सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि वहां के व्यक्ति स्वस्थ हों। और स्वास्थ्य का महत्व जो है हम कोरोना काल में हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, बिना स्वास्थ्य के कुछ भी नहीं। अब स्वस्थ रहने के लिए किन किन आदतों को अपनाना आवश्यक है, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहली बात, ये मैं हटाती हूँ यहाँ से एनोटेशन, पौष्टिक भोजन आवश्यक है। ठीक है, आपका भोजन जो है वो पौष्टिक होना चाहिए। फिर समय पर भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें, सभी आवश्यक तत्वों का समावेश आपके भोजन में हो तो वो भोजन आपके लिए बहुत बीमारियों से लड़ने की ताकत आपको देगा और आप स्वस्थ रहेंगे। फिर है व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम आवश्यक है। आप प्रातः काल की सैर करें, आप योग करें, आप एक्सरसाइज करें। आजकल तो नृत्य को भी जो है शारीरिक व्यायाम के रूप में ही माना जाता है। ठीक है, तो नृत्य कर सकते हैं। और सुबह जरूर योग करने की आदत डालें, अपनी नियमित दिनचर्या में योग को अपनाएं। तो अगर आप इन सब चीज का ध्यान रखते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरी, सुबह का नाश्ता बहुत अच्छे से करें। फिर उसके अलावा जो है डब्बा बंद खाना न खाएं, ज्यादा तला भुना ना खाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सैर करें, शुद्ध हवा लें, सैर करें, अच्छा भोजन खाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। तो आप अपने इच्छा से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। और गरिष्ठ भोजन ना करें, अच्छा भोजन करें, ज्यादा तली हुई चीजें ना खाएं जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आप व्यायाम करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता बढ़ती है तो किसी भी कार्य को करने की शक्ति दुगनी हो जाती है। तो योग करें, मेडिटेशन करें। और ये सारी बातें हम अभी लास्ट जो है कोरोना काल में हमने ये बहुत अच्छे से सीख ली है कि योग करने से
या व्यायाम करने से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं? व्यायाम करने से ही मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। सुबह जल्दी उठें, जल्दी सोएं, घर का बना हुआ भोजन करें। आप अपनी अपने मन की बातों को भी लिख सकते हैं। जो भोजन हमें नुकसान करेगा वो भोजन हम ना करें। ज्यादा पिज्जा बर्गर ना खाएं और सोने का समय भी निश्चित रखें। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें। ज्यादा मोबाइल को थोड़ी देर के लिए अपने आप से दूर रखें ताकि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और घर वालों के भी, अपना तो अपना, अपने घर वालों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो इन सब बातों को अपनाकर आप ये निबंध लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, और बहुत आसान टॉपिक है ये निबंध के लिए। तो जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी समाज स्वस्थ रहेगा। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ रहना आवश्यक है। अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। किसी भी देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए जो है, यहाँ के व्यक्तियों का, उस देश के निवासियों का स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो स्वस्थ किस तरह से रह सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ बता दी हैं, और आप इस तरह से ये निबंध लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं हम। यहाँ आपको समझ में आ गया ना, सच्चा सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य का महत्व बताना है। देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्यों स्वस्थ रहना आवश्यक है वो मैंने आपको बताया कि किसी भी देश की उन्नति तभी हो सकती है जब उस देश के नागरिक स्वस्थ हों, अन्यथा नहीं हो सकती। फिर है किन किन आदतों को, तो सारी बातें जो अभी आपको बताई है, स्वस्थ रहने के लिए किन किन नियमों का पालन करना है वो सारी बातें आपको बतानी है। फिर है प्रस्ताव लिखना है, तो आप स्वास्थ्य का महत्व बताते हुए नींद जरूरी है, खाना जरूरी है, भोजन जरूरी है, सारे व्यायाम जरूरी हैं, ये सभी बातें बताते हुए एक प्रस्ताव बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। 200 शब्दों का ही है, 4 से 5 पैराग्राफ होने चाहिए, आपको बताया गया है, मैंने पहले भी बताया है। और 4-5 पैराग्राफ में लिखकर पहला जो पैराग्राफ होगा वो भूमिका होगा और अंतिम उपसंहार होगा, और 3 जो पैराग्राफ आप लिखेंगे वो विषय से रिलेटेड होंगे। तो एक में आपने देश राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वास्थ्य का महत्व बताना है, स्वस्थ रहने के नियम बताने हैं, क्या फॉलो करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उन सभी बातों को बताते हुए आपको ये प्रस्ताव लिखना है। तो आराम से आप लिख सकते हैं ये। अगला जो विषय है वो है महानगरों की चकाचौंध, सभी को आकर्षित करती है। गांव के लोग महानगरों की ओर पलायन या माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन के कारणों का उल्लेख कीजिए। महानगरीय जीवन वरदान है या अभिशाप, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, और आपने देखा है कि दिन पर दिन महानगरों की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। और जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? हमारा देश गांवों का देश है। ठीक है, महानगरों की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा देश जो है वो गांवों का देश है। और गांव में बसने वाली जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे शहरों की ओर पलायन कर रही है। गांव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, शहरों की ओर लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका कारण क्या है वो बताते हुए आपको निबंध लिखना है। तो चलिए, अब आपको यहाँ पर आपको पता पड़ गया है कि महानगरों की चकाचौंध सभी को आकर्षित करती है। तो महानगरों की ओर पलायन, ये आपका महानगरों की ओर विषय हो सकता है। महानगरों की ओर पलायन, ठीक है। या फिर आप महानगरीय जीवन वरदान या अभिशाप, देखिए खुद एक टॉपिक यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, इस टॉपिक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो शीर्षक जरूर लिखें, आपको बार बार मैं ये बात कहती हूँ, अपने निबंध को एक फ्रेश पेज से लिखें, शीर्षक जरूर लिखें, शीर्षक को अंडरलाइन करें, काव्य की पंक्तियों का, कोटेशंस का इसमें प्रयोग करें। तो चलिए जरा देख लेते हैं हम इस विषय को भी। आधुनिक युग के साथ साथ हमारा देश जो है विकासशील राष्ट्र है, हम मानते हैं उसे, लेकिन विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए अग्रसर हो रहा है। तो औद्योगिकरण का बिछता जाल इसके लिए प्रगति के नए द्वार खोल रहा है। औद्योगिकरण हमारे देश में बढ़ रहा है, जिसके कारण भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत वृद्धि हो गई है।
गांव में आपको मेट्रो ट्रेन नहीं मिलेगी, लेकिन शहरों में मेट्रो ट्रेन मिलती है। नगरीय जीवन जो है चकाचौंध से भरा हो गया है, आरामदायक हो गया है। तो इसी चकाचौंध के कारण कैसे भूमिका बांधनी है, ध्यान दीजिएगा। आरामदायक और चकाचौंध भरा नगरीय जीवन गांव के निवासियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भौतिक सुख सुविधाओं, भौतिक सुख सुविधाओं की चकाचौंध उन्हें यहाँ आकर्षित करती है शहरों की ओर पलायन करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह से हम भूमिका बना रहे हैं कि ग्रामीण जन नगरों ग्रामीण जो लोग हैं वो नगरों की ओर धीरे धीरे भाग रहे हैं, और परिणाम ये हो रहा है कि गांव खाली हो रहे हैं और नगरों की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस कारण नगरों में स्थान की कमी होती जा रही है। और आप खुद देख रहे हैं, आप मुंबई महानगर में जो लोग रहते हैं उन्हें तो पता ही है कि किस तरह से मुंबई की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। नगर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। 1990 की जो जनगणना थी उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की 26% आबादी नगरों में निवास करती थी। कौन सी जनसंख्या 1990 की जनगणना के अनुसार कितनी? 26% आबादी जो है वो नगरों में निवास करती थी। और हम कहते हैं कि भारत गांवों का देश है, और भारत की 80% जो जनसंख्या है वो गांव में ही आती है। पर स्वतंत्रता के पूर्व इसकी स्थिति भिन्न थी। जनसंख्या के लगभग 12% लोग ही, इसके पहले 12% लोग ही निवास करते थे, और धीरे धीरे ये नगरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और 1991 के बाद तो ये अभी जो बढ़कर है ये 38 से 40% के बीच जो है नगरों की जनसंख्या हो गई है अभी। कुछ लोग भारत के नगरों की जनसंख्या की तुलना में विकसित देशों की नगरों की जनसंख्या वाली जनसंख्या से करते कहते हैं कि प्रतिशत जनसंख्या दृष्टि हमारे नगरों की जनसंख्या बहुत कम है। मतलब कुछ लोग ऐसी तुलना करते हैं और बताते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है नगरों की जनसंख्या ज्यादा है, आपके यहाँ कम है। विकसित देशों की कुल जनसंख्या पर विचार करते हैं और ये सोचते हैं कि देहाती जमीन कितनी कम है और यहाँ नगर और गांव में कितना अंतर है। तो हम तो सिंपल भाषा में ये कहेंगे कि इतनी जनसंख्या पहले नगरों में निवास करती थी, लेकिन अब जो है जनसंख्या धीरे धीरे नगरों की ओर पलायन ज्यादा कर रही है। ठीक है, तो हमने अपनी भूमिका बना ली है, और भूमिका बनाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या लिखना है? इसके बाद हमें लिखना है कि पलायन कर रहे हैं, ये हमने बता दिया। पलायन के कारणों का उल्लेख करना है। नगरीकरण का कारण क्या है, क्यों जो है लोग नगरों की ओर भाग रहे हैं, नगरों की ओर पलायन, पलायन मतलब होता है माइग्रेट। ओके, पलायन कर रहे हैं। तो एनोटेशन हटा देती हूँ मैं यहाँ से। औद्योगिकरण है पहला कारण। ठीक है, औद्योगिकरण के कारण पहला कारण है कि नगरों में जो है औद्योगिकरण है। उद्योग धंधों की स्थापना जो है नगरों में ही की जा रही है। तो लोग नौकरी की तलाश में यहाँ आते हैं, शिक्षा सुविधाओं के लिए आते हैं। अभी भी हमारे देश में गांव में इतनी शिक्षा सुविधाएं नहीं है, इसलिए वो आते हैं। गांव में जो है बिजली पानी की बहुत दिक्कत है, और शहरों में शायद ये कम है। चकाचौंध हमने पहले ही कहा है कि चकाचौंध से प्रभावित है, इसलिए यहाँ आते हैं। शहरों की चकाचौंध से प्रभावित होकर यहाँ आ रहे हैं लोग। आकाशछुती इमारतें, कुछ पार्क, कुछ कर लेने। अब जैसे मुंबई में जो लोग आते हैं वो मुंबई में जो मनोरंजन नगरी, या हम ये कहें कि मुंबई जो है बॉलीवुड की नगरी है, इसके कारण भी लोग यहाँ पे पलायन कर रहे हैं। इसके कारण भी एक आने का ये मुख्य कारण है, मनोरंजन के लिए यहाँ आते हैं और महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। व्यक्ति अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए आता है, रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए आता है, और
शिक्षा प्राप्त करके रोजगार की तरफ आगे बढ़ता है, इसलिए वो यहाँ आता है। चिकित्सा सुविधाओं के कारण यहाँ आता है। अगला पॉइंट देखिए, चिकित्सा सुविधाएं यहाँ पर गांव की अपेक्षा बहुत अच्छी हैं शहरों में, इसलिए लोग आते हैं। चिकित्सा सुविधाओं के कारण आ रहा है। फिर परिवहन के साधन, ये भी मनुष्यों को आकर्षित करते हैं, परिवहन के साधन। ठीक है, गांव की यहाँ पर ज्यादा अच्छी है। फिर बिजली पानी की जो है कमी यहाँ नहीं है। बिजली पानी, जैसा कि गांव में लोगों को भौतिक सुख सुविधाएं इतनी नहीं मिलती हैं, जबकि शहरों में बहुत अच्छी भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, इसलिए लोग यहाँ पलायन करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। पॉइंट्स को पैराग्राफ में ही लिखना है, मैं यहाँ पॉइंट्स में दे रही हूँ, लेकिन आपको पैराग्राफ में ही लिखना है। औद्योगिकरण मुख्य कारण है पलायन का, शिक्षा सुविधाएं है, शहरों की चकाचौंध है, शहरों में मनोरंजन के साधन बहुत ज्यादा है, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार शहरों में बहुत ज्यादा है, परिवहन के साधन बहुत ज्यादा है, इसलिए धीरे धीरे लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अब आपको ये भी बताना है कि महानगरीय जीवन वरदान है या अभिशाप। अगर महानगरीय जीवन, ये ठीक है, कारण ये दे दिया हमने, लेकिन क्या ये अभिशाप है या वरदान है? तो नगरीकरण के कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब वो नगर शहरों, गांव से शहरों में आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी भूमि नहीं है, तो आवास की कमी होती है, आवास की समस्या उनके सामने आती है। और कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि वहां पर बिल्डिंग्स बनने लग गई हैं ज्यादा से ज्यादा। गंदी बस्तियों में गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जो है जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, आबादी का घनत्व बढ़ता जा रहा है, सफाई की समस्या बढ़ गई है, गंदगी बढ़ रही है, पानी बिजली की कमी होती जा रही है। जितना खपत है शहरों में, जितनी खपत है, जितना उसका डिमांड है, उतनी सप्लाई ना होने के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अपराध भी यहाँ पर जन्म लेते हैं, जैसे लूटमार, चोरी, अपहरण, ऐसी समस्याएं भी शहरों में ज्यादा होती हैं। और गंदगी के कारण अनेक रोग बीमारियां फैलते हैं। तो आप इस इन सभी जो मेरे कहे गए जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखें, एटलीस्ट आप लिखते जाएं। अब क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, वरदान तो नहीं कहेंगे हम, तो अभिशाप हम कह रहे हैं कि ठीक है, वरदान के साथ साथ हमने बताया कि ये सब कारण थे, लेकिन अभिशाप के तौर पर हम कहेंगे कि यहाँ पर आवास की समस्या है शहरों में, झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को रहना पड़ता है। बीमारियां, गंदे वातावरण में रहते हैं तो बीमारियां फैलती हैं, बीमारियां बढ़ती हैं जिसके कारण। फिर कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे जो आसपास के गांव हैं वो भी शहरों में मिलाए जा रहे हैं, और कृषि योग्य भूमि की कमी होती जा रही है देश में। बिजली पानी की कमी यहाँ पर भी है, पानी और बिजली की कमी यहाँ पर भी है, क्योंकि खपत ज्यादा है और उत्पादन बहुत कम है। असामाजिक कृत्यों की ओर लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, असामाजिक कृत्य ज्यादा बढ़ गए हैं, लूट मार, अपहरण, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं ज्यादा बढ़ने लगी हैं। तो इस तरह से महानगरों, गांव से महानगरों की ओर पलायन के कारण उनके दुष्प्रभाव का वर्णन करते हुए आपको ये प्रस्ताव लिखना है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कीजिएगा। अब है अगला जो विषय है, एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। आज के युग में संयुक्त परिवार बिखरता जा रहा है। संयुक्त परिवार के लाभों का वर्णन करते हुए, लाभ यानी उसके प्रॉफिट्स, उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, वो आपको बताते हुए, उसका वर्णन करते हुए एक प्रस्ताव लिखना है। तो ये टॉपिक तो सबसे इजी है, आपने सूखी डाली एकांकी पढ़ी भी है। संयुक्त परिवार आपने देखा है वहां पर कि किस तरह से इतने बड़े परिवार को दादा मूलराज बांधे रखते हैं, वट वृक्ष के समान मानते हैं और टूटने नहीं देते अपने परिवार को। ये सारी बातें आपने उस एकांकी में पढ़ी हैं, तो कुछ थॉट्स ऑलरेडी आपके दिमाग में होंगे। और ये इस प्रश्न पत्र में ये टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है। तो हम शुरुआत जो करेंगे, हम कोटेशन से कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपने परिवार का साथ प्राप्त होता है तो वो दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकता है। इस कोटेशन को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए और उसके बाद अपना प्रस्ताव शुरू करें। या फिर दूसरा एक और मैं आपको पॉइंट देती हूँ, ज्ञान तो व्यक्ति पुस्तकों से प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपने व्यक्तित्व का निर्माण वह परिवार के द्वारा प्राप्त संस्कारों से ही कर पाता है। आप ये भी लिख सकते हैं
तो कोटेशन लिखें, काव्य की पंक्तियां लिखें। अगर किसी व्यक्ति को अपने परिवार का साथ प्राप्त होता है, इस तरह से आप कोटेशन लिखें। मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको। अगर किसी व्यक्ति को अपने परिवार का साथ प्राप्त होता है, तो वो दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकता है। तो वह दुनिया की किसी भी ताकत से, किसी भी, मैं लिखती हूँ नीचे, किसी भी ताकत से, हाँ, इसका आगे का यहाँ पे लिख रही हूँ, ताकत से लड़ सकता है। ठीक है, ये कोटेशन आपने लिखा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा इसे फ्रेश पेज पर, और फिर आपने अपना प्रस्ताव शुरू किया। तो एक बच्चे का सर्वांगीण विकास जो है वो परिवार में ही संभव है। हम इस बात को मानते हैं कि परिवार जो है, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, दो, भारतीय समाज दो भागों में बटा हुआ है, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। भूमिका बनानी है आपको। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कहाँ होता है? समाज में होता है। समाज की पहली इकाई जो है वो महत्वपूर्ण, सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार होती है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। ये लाइन आप जरूर लिखें। इकाई परिवार होती है। ठीक है, एक बच्चा अपने परिवार की छत्र छाया में बड़ा होता है, प्रेम के महत्व को समझता है, रिश्तों में बंधता है। ये रिश्ते उसे प्रसन्नता देते हैं, अपनेपन का एहसास कराते हैं, जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। घर में दादाजी हैं तो दादाजी के लिए अखबार लेकर आना है, बच्चा ये सीखता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने दादाजी के अखबार ले। अगर बच्चा परेशान है तो दादाजी उसे मन बहलाने का प्रयास करते, तो दादाजी को भी पता है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। तो इस तरह से जिम्मेदारी का एहसास करवाते हैं। यहाँ पर रिश्ते एक दूसरे से बंधे होते हैं। परिवार में रहकर ही वो जीवन के छोटे बड़े अनुभव प्राप्त करता है। बच्चा परिवार में रहकर ही जीवन के छोटे बड़े अनुभव प्राप्त करता है, और परिवार जो है उसे सामाजिक बनाता है, परिवार उसे सोशल बनाता है। लोगों की मदद करना, अपनेपन की भावना, प्रेम की भावना, शेयर करना, अपनी चीजों को साझा करना, वो परिवार में ही सीखता है। तो इसलिए संयुक्त परिवार जो है बच्चे के सर्वांगीण विकास में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। उसकी भूमिका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुख दुख सभी के जीवन में आते हैं। परिवार में जब सुख दुख, परिवार के सुख दुख, परिवार ही सुख दुख का साथी होता है, अगर हम ये कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। और परेशानियों में जब हम घिर जाते हैं तो हमारी ताकत हमारा परिवार होता है। हमें अपनी परेशानियों से मुक्ति दिलाने का कार्य भी परिवार ही करता है। आज के युग में संयुक्त परिवार बिखरता जा रहा है, बिल्कुल सही। आज के युग में जो है संयुक्त परिवार बिखरता जा रहा है। इसकी जो संयुक्त परिवार की जगह, अब इसकी जगह किसने, एकल परिवारों ने इसकी जगह ले ली है। तो समाज में व्यक्ति जो है, परिवार में व्यक्ति पूर्ण रूप से विकसित होता है। पहला पॉइंट आप ये लिखिए। खुशी का वातावरण उसे परिवार में मिलता है, और बाहरी विरोधों से उसे सुरक्षा मिलती है। बाहर अगर कोई बात हो गई, कोई झगड़ा हो गया, तो परिवार के लोग जो है बात को संभालते हैं, उसका साथ देते हैं। तो परिवार बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है, बहुत महत्वपूर्ण इकाई है समाज में रहने के लिए। आत्मविश्वासी बनते हैं, परिवार में रहते हैं तो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से भी, भावनात्मक दृष्टि से शक्तिशाली, ईमानदार और आत्मविश्वासी भी हम परिवार में रहकर ही बनते हैं। अगर मैं बात करूं
परिवार की, तो एकल परिवार जो है आज संयुक्त परिवार की जगह लेते जा रहे हैं। तो संयुक्त परिवार होता क्या है? जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माता पिता, बच्चे आदि सब रहते हैं। अ, और एकल परिवार जो है धीरे धीरे, जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं। ठीक है। तो मुसीबत में सहायता देता है परिवार। सर, एकल परिवार के लाभ आपको बताने हैं, ये बता दिया आपने कि क्यों बिखरता जा रहा है घर में। अनेक अलगाव की स्थितियां हो जाती हैं, मनमुटाव हो जाता है, जिसके कारण परिवार जो है बिखरते जा रहे हैं। तो अब इसके लाभ बताने हैं आपको। तो मुसीबत में एक दूसरे के काम आते हैं। मुसीबत में परिवार के सदस्य एक दूसरे के काम आते हैं। ठीक है। और संयुक्त परिवार, वित्तीय भागीदारी भी होती है। दूसरा, सब मिलजुल कर घर का खर्चा उठा लेते हैं। वित्तीय भागीदारी यानी घर का खर्चा किसी एक व्यक्ति पर नहीं होता है, सब मिलजुल के जितने भाई हैं वो सब मिलते हैं, पैसे देते हैं, इकट्ठा करते हैं, घर परिवार का जो भी है पैसा लगता है, जो भी सामान चाहिए, उसमें सब अपनी भागीदारी देते हैं, परिवार को चलाने में अपना योगदान देते हैं। तीसरा, श्रम भागीदारी भी होती है। घर का काम मिल बांट कर हो जाता है, किसी एक पर काम ही नहीं आता है, काम किसी एक व्यक्ति को नहीं करना होता है, सब मिल बांट कर इस काम को कर लेते हैं। तो परिवार जो है सुचारू रूप से अपना कार्य कर पाता है। व्यक्ति अपने कार्य को अच्छे से कर पाता है, परिवार सुचारू रूप से चल पाता है। घर का जो मुखिया होता है वो घर पर एक कमांड लेकर परिवार का संचालन करता है। तो घर में लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं, अगर मुखिया जो है वो अच्छा है तो लड़ाई झगड़े कम होते हैं। ठीक है। लड़ाई झगड़े कम होते हैं अगर मुखिया अच्छा हो। किसी भी संकट में जब हो तो परिवार जो है उसे बचा लेता है, मुसीबत के समय परिवार काम देता है। संयुक्त परिवार में व्यक्ति आत्मविश्वास सीखता है, संयुक्त परिवार में ही आत्मविश्वासी बनता है व्यक्ति। आत्मविश्वास की जो नींव डलती है वो यहीं से डलती है, संयुक्त परिवार से ही डलती है। और किसी भी नियम का उल्लंघन का जो है वो अगर उल्लंघन किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उसे अपने बड़ों से डांट खानी पड़ती है। तो एक मन में एक डर सा रहता है। तो बच्चे यहाँ पर संस्कार सीखते हैं, संयुक्त परिवार में बच्चे संस्कार सीखते हैं। ये भी आप पॉइंट जरूर लिखें। और एकल परिवार में बच्चों के पास ना तो कोई खेलने वाला होता है, ना कोई बात करने वाला होता है। यहाँ पर सब चाचा ताऊ सब रहते हैं, तो सब बात करते हैं, खेलते हैं, तो बच्चों को बहुत आनंद मिलता है। बच्चों की जो परवरिश है वो बहुत अच्छे से होती है संयुक्त परिवार में। बड़ों का सम्मान, छोटों से प्रेम, ये सारी आदतें बच्चे जो है संयुक्त परिवार में ही सीखते हैं। तो हमें अंत में आप लिखेंगे इसका उपसंहार कि आज, अब यहाँ पे सिर्फ लाभ ही पूछे हैं, आपको लाभों का वर्णन करना है, इसके हानियों का वर्णन नहीं करना है। तो सिर्फ लाभों का वर्णन कीजिए और उसके बाद अंत में लिखिए, संयुक्त परिवार में खुशी से अ, जीने और सहभागिता जो है संयुक्त परिवार में ही दिखाई देती है। संयुक्त परिवार से ही विकास संभव है। आज हमें संयुक्त परिवार को विलुप्त होने से बचाना है, सबको मिलजुल कर एक सरल जीवन जीना है, संयुक्त परिवार का निर्माण करना हमें हमें निर्माण करना है और अपने जीवन में उन्नति करना है। तो इस तरह से आप इस प्रस्ताव को लिखेंगे। संयुक्त परिवार की भूमिका बनाई है, और मैंने जो 2-3 कोटेशंस दिए हैं वो लिखें। और संयुक्त परिवार क्या होता है, क्या सीखते हैं, इस तरह से आप 4 या 5 पैराग्राफ में अपना प्रस्ताव लिख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, जैसी करनी वैसी भरनी, इस पर आपको कोई एक मौलिक कहानी लिखनी है। तो सबसे बड़ी बात, मौलिक कहानी जब है तो आपकी अपनी कोई कहानी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ कहीं से पढ़ी हुई या साहित्य सागर की कोई घटना या कोई कहानी यहाँ लिख दें, ऐसा ना करें। आप अपनी एक मौलिक कहानी बनाएं, और जैसा जो करता है उसे उसका परिणाम वैसा ही मिलता है। तो बहुत सारी कहानियां हैं इसके बारे में, आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी कहानी जल्दी से बता देती हूँ। कार्तिक के दादा बड़े सज्जन हैं, किसी की भी सहायता के लिए सदा तत्पर रहते हैं। माता पिता भी अच्छे हैं। कार्तिक
का बड़ा विचित्र शौक है, उसे पक्षियों के घोंसले एकत्र करना अच्छा लगता है। विचित्रता, किसी को टिकट इकट्ठा करना अच्छा लगता है, किसी को सिक्के इकट्ठा करना लगता है, वो पक्षियों के घोंसले इकट्ठे करता है। कार्तिक को ये आनंददायक लगता था, ये जो बात है उसे आनंददायक लगती थी। कार्तिक पहले वे घोंसले इकट्ठे करता था, फिर उतारने लगा जिनमें चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ गई हो, यानी खाली घोंसलों को वो इकट्ठा करता था। लेकिन फिर उन घोंसलों को भी उतारने लगा। पहले तो वो खाली घोंसलों को उतारता था, उससे अच्छा लगता था, लेकिन जिनमें बच्चे होते थे, अंडे होते थे, उन्हें भी वो उतार लेता था। उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। एक बया बया एक पक्षी है, बया का घोंसला उसने एक झटका तो उसमें से 3 छोटे चूजे गिरकर तड़पने लगे थे। कार्तिक के चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई। पिछले रविवार को पड़ोस में छोटा सा अग्निकांड हो गया। कार्तिक स्कूल गया था, उसके माता पिता अपने अपने दफ्तर, तभी दीपक के पड़ोस में घर में शॉर्ट सर्किट में आग लग गई थी। देखते ही देखते कार्तिक का घर भी उस आग की चपेट में आने लगा। घर पर उसके दादा दादी थे, उन्होंने शोरगुल मचाकर लोगों को इकट्ठा किया, फायर ब्रिगेड भी आ गई, सारा सामान बाहर फेंका गया। आग से अधिक हानि नहीं हुई, कार्तिक और उसके माता पिता भी जब तक आ चुके थे। कार्तिक के कमरे का सामान भी बाहर फेंका गया था। दमकल कर्मचारियों के जाने के बाद सामान को, दमकल यानी जो फायर ब्रिगेड के लोग आए थे, जाने के बाद सामान संभालते हुए उसके दादा की नजर घोंसलों पर पड़ी तो कार्तिक से उन्होंने पूछा, बेटे तुमने इकट्ठा किया है? कार्तिक ने कहा, जी दादाजी। दादाजी गंभीर हो गए, उन्होंने कहा, कार्तिक ये घोंसले उन पक्षियों के हैं जिन्हें तुमने उजाड़ा है। बेटे, हमारा घर भी एक घोंसला ही है। ईश्वर ने आज हमें बचा तो लिया, पर सोचो यदि ये घर ना रहता तो क्या होता। मुझे तो लगता है कि जैसी तुम्हारी करनी का फल हमें भुगतना पड़ रहा है। कार्तिक चुपचाप खड़ा देखता रहा। कार्तिक के पिता सारी बातें सुन रहे थे और बोले कि आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, आपके सत्कर्मों से हम बच गए हैं। जैसी करनी, इसीलिए ठीक कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप और भी कोई घटना अगर आपको याद आती है, आपके जीवन की कोई घटना है, उसका भी वर्णन करते हुए आप एक कहानी यहाँ पर, मौलिक कहानी लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बताया है, और आपकी भी कोई कहानी हो सकती है, उसे आप लिखें। अगला जो टॉपिक है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ओलंपिक का एक चित्र दिखाई दे रहा है चित्र वर्णन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वर्ष के लिए, और ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा प्रस्ताव आप इस पर लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो प्रस्तुत चित्र में ओलंपिक, भारत की ओलंपिक सफलता, भारतीय खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको, तो भारत की ओलंपिक सफलता का वर्णन आप कर सकते हैं। और पिक्चर को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए। हर एक आपको, नीरज चोपड़ा यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सिंधु आपको दिखाई दे रही है, तो बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो चित्र का वर्णन आप करिए। भारत की ओलंपिक सफलता या भारत का ओलंपिक में योगदान या भारतीय खिलाड़ी, इस तरह के टॉपिक्स आप दे सकते हैं। तो आप किस तरह से निबंध लिखेंगे? प्रस्तुत चित्र में भारत के ओलंपिक विजेताओं को बताया गया है। ओलंपिक विजेताओं के बारे में ये बताया गया है इसमें। ओलंपिक विजेताओं के बारे में बताया गया है। फिर ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे ये बताना है आपको। 2021 में, आपको दिख रहा है ना, ये 2021 का ही चित्र है। 2021 में यह खेल ओलंपिक जो है टोक्यो में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। इसमें सभी विजेता जो है स्वर्ण पदक या अपने पदक पाकर जो है फूले नहीं समा रहे हैं, और अपने आप को बहुत खुश और गर्वित महसूस कर रहे हैं। भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। खेलकूद का अब आपको बताना है कि खेलकूद क्यों आवश्यक आवश्यक है। उसके लिए कि खेलकूद हमें स्वस्थ रखता है, हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। कई बच्चे बचपन में ही किसी एक खेल को खेलने लगते हैं। आप नीरज चोपड़ा जी के बारे में आपको पता ही होगा कि उन्होंने किस तरह से भाला फेंक को अपनाया, इस खेल को अपनाया है। आपने उनकी जब वो जीत कर आए थे, स्वर्ण पदक लेकर आए थे, तब उनके बारे में अखबारों में पूरे के पूरे कॉलम भरे हुए थे, न्यूज़पेपर में, न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उन्हें सम्मान दिया गया, यानी कि उन्हें बहुत सम्मान हमारे देश में प्राप्त हुआ जीत कर आने के बाद। तो कई प्रतियोगिताओं में जाकर वो फिर खेलते हैं और उसमें अपना प्रदर्शन दिखाते हैं और पदक पाकर देश का नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार का, देश का नाम
रोशन करते हैं। सारी सर्वप्रथम ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ओलंपिया गांव में इसका आयोजन किया गया था, ओलंपिया गांव में। ठीक है, सर्वप्रथम ओलंपिया गांव में इसका जो है आयोजन किया गया था। कुछ हजार, ये कई हजार, कुछ हजार वर्ष पुराना होगा। ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन 19वीं सदी में, 19 खेलों का आयोजन तब किया गया था 19वीं सदी में। पियर दी कुबर्टीन, पियर दी कुबर्टीन ने इसका आयोजन करवाया था। इसमें भाला फेंक, मल्ल क्रीड़ा, घुड़सवारी आदि खेल आयोजित किए जाते हैं। भारत ने अपना पहला जो स्वर्ण पदक है ध्यानचंद की अगुवाई में, ध्यानचंद जी की ओलंपिक में जो अपना है पहला स्वर्ण पदक ध्यानचंद जी की अगुवाई में 1936 में बर्लिन ओलंपिक, कहाँ पर जीता था? बर्लिन ओलंपिक में जीता था। ठीक है, बर्लिन में ये ओलंपिक में जीता था। अब जो 2021 का जो है उसका वर्णन आपको करना है कि 2020 में कोरोना महामारी के कारण ये नहीं हो पाए ओलंपिक खेल। तब होने वाले थे, कोरोना महामारी के कारण 2020 में यह खेल आयोजित नहीं किए गए। तो इसलिए 2021 में इसका आयोजन जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। ठीक है, भारत से 125 से भी ज्यादा लोग इसमें भाग लेने के लिए गए थे। और भारत के झंडे को आपने देखा है कि भारत के झंडे को आप बॉक्सर मैरी कॉम और हॉकी टीम, जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, जो इन खेल का आयोजन किया जा रहा था उसकी पहले ओपनिंग सेरेमनी जो हुई थी उसमें अगुवाई जो की थी भारत की बॉक्सर मैरी कॉम, और पुरुष में हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने इस झंडे को, भारत के झंडे को पकड़ा था। और भारत ने इस ओलंपिक में 7 पदक जीते हैं। ये पदक भारत की किसी भी ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक इस बार ही जीते गए हैं। भारत ने 4 कांस्य पदक अर्जित किए। बजरंग पुनिया ने अपने प्रथम खेलों में एक कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहन ने भी कुश्ती में, बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु ने एक और कांस्य पदक शामिल किया था अपनी तालिका में। बैडमिंटन खिलाड़ी, भारत में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली महिला हैं वो पीवी सिंधु। और पुरुष हॉकी टीम ने भारत का परचम फिर से हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लहरा दिया था। भारत ने हॉकी में कुछ 30 वर्षों के बाद भारत को हॉकी में, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, 30 वर्षों के बाद उन्हें ये कोई भी पदक मिला, कांस्य पदक मिला था। तो इसलिए जो है खुशी की सीमा जो है बहुत ऊपर थी। मीराबाई चानू, दीपक कुमार दहिया ने वेट लिफ्टिंग में, वजन उठाने वाली जो प्रतियोगिता है उसमें, कुश्ती में रजत पदक जीता। और ओलंपिक के आखिरी दिवस में जब एंड वाला डे था, आखिरी दिन था, भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक खेलों में हमारे देश का नाम ऊंचा कर दिया, इतिहास रच दिया था। अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय बने जिन्होंने एकल प्रतियोगिताओं में ये स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने भाला फेंक के विश्व विजेता को परास्त किया। और फेंसर जो है सीए भवानी ने, अन्य खिलाड़ियों ने प्रशंसनीय क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। प्रदर्शन, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। टेबल टेनिस खिलाड़ी जो है मनिका बत्रा ने पदक बस थोड़ी दूर से, थोड़ी जीत नहीं पाई, लेकिन बहुत ही अच्छे से वो खेली थी। और महिला हॉकी टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। ये सारी महिलाएं, महिला सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण हम कह सकते हैं कि इस बार ओलंपिक में भी महिलाओं ने परचम लहरा दिया था। सारे खिलाड़ियों ने कई त्याग किए हैं, उन्होंने अपनी लगन जी जान से मेहनत की है और अपने सपने सच किए हैं। तो इनकी मेहनत, लगन और इनका विश्वास इनके खेलों में दिखाई देता है। और ये लोग युवाओं के उदाहरण
उदाहरण बने हैं और इन्होंने हमारे देश में खेलों की और रुचि को और बढ़ा दिया है। आज हमारे बच्चों का जो रुझान है वो खेलों की ओर ज्यादा बढ़ गया है। तो इनके आगे हमें नतमस्तक होना चाहिए। विश्व विजेता हम हमारे देश में भी हम खेलों को आगे बढ़ाएं, लोगों में अवेयरनेस लाएं कि खेल जो है देश का नाम, खेलों में भी देश नाम कमा सकता है। और इस तरह से ओलंपिक खेलों का वर्णन आप करके इसे पूर्ण कर सकते हैं। आप इस प्रस्ताव को लिख सकते हैं। इसका वर्णन करना है आपको, कहानी नहीं लिखनी है, वर्णन करना है। वर्णन का सीधा संबंध इस पिक्चर से होना चाहिए। शीर्षक जरूर लिखें क्योंकि शीर्षक के मार्क्स स्पेसिफिक यहाँ दिया गया है। शीर्षक लिखें तो भारत के ओलंपिक खेलों में भारत की सफलताएं, या ओलंपिक खेल और भारत, इस तरह के टॉपिक आप लिखकर इसे पूर्ण कर सकती हैं। तो आज हमने प्रस्ताव लेखन 1, 2, 3, 4 और 5 का वर्णन किया है और आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। तो इसका अगला भाग, ये पहली कड़ी है, इसका अगला भाग लेके मैं जल्दी ही उपस्थित होंगी और आपने सारे बिंदुओं को लिखा होगा आशा करती हूँ। और आपको ये जो पेपर डिस्कशन है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप चैट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। प्रीलिम 3 का ही सेक्शन बी लेकर आज मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको प्रस्ताव लेखन के सभी जो भी विषय दिए गए थे उनकी चर्चा की थी, उनके आंसर की आपको बताई है, उनको डिस्कस किया आपके साथ। आज मैं सेक्शन बी में, जो कि 20 मार्क्स का पूछा जाने वाला है आपको, और साहित्य सागर के चैप्टर और एकांकी संचय की एकांकी से पूछे गए प्रश्नों की चर्चा आज करने वाली हूँ। तो सभी नमस्कार। मैं आज फिर से प्रीलिम 3 का सेक्शन बी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने प्रस्ताव लेखन के सभी विषयों की चर्चा की थी और उनकी आंसर की आपको दी, उनके मुख्य बिंदु आपको बता दिए थे। तो आशा करती हूँ कि वो सब आपके काम आएंगे। विषय का विस्तार कैसे करना है वो आपको मैंने समझाया है। आज मैं सेक्शन बी लेकर आई हूँ। 20 मार्क के लिए पूछा जाने वाला है दो पुस्तकों से, किसी भी दो पुस्तक से, जैसा कि यहाँ पर साहित्य सागर और एकांकी संचय के कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं। तो चलिए जल्दी से हम इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भाई तुम, नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, साहित्य सागर की संक्षिप्त कहानियों से है ये। 2-2, 3-3 मार्क का सेट है। पहले भी आपको बताया गया है कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। साहित्य सागर से 10 मार्क का एक सेट और एकांकी से 10 मार्क का। अगर आप पद्य पढ़ रहे हैं तो पद्य से 10 मार्क का, और अगर आप नया रास्ता पुस्तक पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो उससे 10 मार्क का पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पर ये प्रीलिम 3 पेपर में जो है एकांकी संचय और साहित्य सागर की संक्षिप्त कहानियों का समावेश किया गया है। तो क्वेश्चन 3, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूं पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। प्रस्तुत कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। पहले तो आप चैप्टर पहचान लीजिए कि ये चैप्टर कौन सा है, किस चैप्टर की यहाँ पे बात की गई है। तो ये है भीड़ में खोया आदमी। ठीक है, ये जो चैप्टर का नाम है, पिछले पेपर्स में आपको दिया जाता था, नाम दिया जाता था, लेकिन अब तो जो भी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स आने वाले हैं, सभी से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। भीड़ में कोई आदमी, किसके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ छाए थे और क्यों? ये है भेड़े, भेड़े व भेड़िए, भेड़े व भेड़िए चैप्टर का ये जो है प्रश्न है। आनंदी के पिता, आनंदी आपको पता है कौन सा है? आनंदी के पिता ये है बड़े घर की बेटी से, बड़े घर की बेटी। तो सभी चैप्टर्स के सभी पाठों के नाम आपको पता होना चाहिए। मृत भिखारिन के मार्मिक दृश्य के संदर्भ में चित्रा और अरुणा की मनोदशा में क्या अंतर था? विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए। तो ये जो है दो कलाकार पाठ से लिया गया है। आपने पाठ पहचान लिए हैं, आपको पाठ पता है, अब आपके लिए आंसर लिखना मुश्किल नहीं होगा। चलिए एकांकी का भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है। जब चित्तौड़ की बात हो रही है, जौहर की भूमि नहीं है, तो ये दीपदान का चैप्टर,
दीपदान एकांकी है। दीपदान उत्सव, बिल्कुल दीपदान से ही है ये भी प्रश्न। परेश के समक्ष कौन सी समस्या थी, उसका समाधान किसने किस प्रकार किया था, तो ये है, बोलिए, सूखी डाली। सूखी डाली का है ये। किसने किसकी छत उखाड़ दी थी, घर के झगड़े अगर घर में ना सुलझाए जाए तो दूसरों के लिए मनोरंजन का साधन बनते हैं। सूखी डाली, यहाँ पे तो चैप्टर का नाम दिया गया है तो सूखी डाली से लिया गया है, तो आपको समझ में आ गया। चैप्टर के नाम, एकांकी के नाम अगर आपको पता है तो आपके लिए प्रश्नों के उत्तर लिखना बिल्कुल भी जरा भी मुश्किल नहीं है। चलिए पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। भाई तुम्हारा नाम लिख तो लेता हूँ पर जल्दी नौकरी पाने की आशा मत करना, प्रस्तुत कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। तो संदर्भ जब हम लिखते हैं तो वक्ता लिखते हैं हम, क्या 4 बिंदु होना चाहिए, श्रोता लिखते हैं, कब कही गई ये बात और क्यों कही गई, स्थिति क्या थी, क्यों कही गई, ठीक है। तो ये जो बात कही गई है, भाई तुम्हारा नाम, तो नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूं पर जल्दी नौकरी पाने की आशा मत करना, प्रस्तुत कथन का संदर्भ। तो श्यामला कांत जी के बड़े बेटे का नाम दीनानाथ था, ठीक है। दीनानाथ को पढ़ाई पूरी किए गए 2 वर्ष हो चुके थे। दीनानाथ जब लेखक को लेने वो स्टेशन पहुंचा था, वहां पे लेने कौन पहुंचा था, दीनानाथ ही पहुंचा था। उसने बताया अपने बारे में कि 2 वर्ष हो गए हैं पढ़ाई पूरी किए, 2 वर्ष पढ़ाई पूरी किए हो गए हैं और नौकरी की तलाश में भटक रहा है। और इतनी बढ़ती जनसंख्या, देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार उसे नहीं मिल पा रहा है, वो बेरोजगार है 2 वर्षों से। वह प्रत्येक रोजगार कार्यालय में दर्ज कराने अपना नाम दर्ज कराने जाता था। इस संदर्भ में रोजगार कार्यालय के, आपको 2 पैराग्राफ में ये आंसर लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इस संदर्भ में रोजगार कार्यालय के क्लर्क ने, या रोजगार कार्यालय के क्लर्क बाबू ने उपर्युक्त कथन, तो आपको वक्ता मिल गया, उपर्युक्त कथन दीनानाथ से कहा था, ठीक है, दीनानाथ से कहा था कि उसकी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले ही अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, नाम लिख तो लेंगे लेकिन नौकरी की आशा बहुत कम है, इतनी जल्दी तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, पहले जो तुमसे पहले नाम दर्ज करा चुके हैं पहले उन्हें नौकरी मिलेगी, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। वक्ता मिल गया आपको, श्रोता मिल गया। कब कहा था, जब वो रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराने गया था। क्यों, क्योंकि उसे नौकरी की जरूरत थी, 2 वर्ष हो गए थे पढ़ाई पूरी किए गए और वो बेरोजगार था। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। किसके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ छाए थे और क्यों। भेड़ और भेड़िए कहानी से है ये, भेड़ और भेड़िए कहानी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो भेड़िए के मुख चंद्र पर चिंता के बादल छाए थे, किसके मुख चंद्र पर, भेड़िए के मुख चंद्र पर चिंता के बादल या मेघ छाए थे। और क्यों छाए थे, कारण क्या था, तो कारण आपको लिखना है क्योंकि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली थी। वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली थी, और वो ये सोचकर चिंतित था कि अब वन प्रदेश में भेड़ों की सरकार बनेगी, क्योंकि जब भेड़ें अपनी नई सरकार बनाएंगी तो वो ये नियम लागू करेंगी कि कोई किसी को मारे ना, सब जिए और जीने दें। और उस स्थिति में भेड़ियों को सूखी हड्डियां चबाने के लिए भी नहीं मिलेगी, यानी कि अब उन्हें घास खाना पड़ेगा, जंगल को छोड़ना पड़ेगा या घास खाना सीखना पड़ेगा। इसी चिंता के कारण उनके जो मुख चंद्र पर, उनका मुख चंद्र अर्थात चेहरे पर चिंता के बादल छाए थे। समझ गए कि भेड़ों की अगर सरकार बनेगी, भेड़ों की सरकार बनेगी तो उन्हें मांस खाने नहीं मिलेगा, उन्हें मांस खाने के लिए नहीं मिलेगा, या तो उन्हें जंगल छोड़ना पड़ेगा, या तो उन्हें जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा, या फिर घास चरना सीखना पड़ेगा, ठीक है, या तो फिर घास चरना सीखना पड़ेगा। इसी चिंता के कारण उनके मुख चंद्र पर चिंता के बादल छाए थे। इस प्रश्न का उत्तर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कई बार ये प्रश्न बोर्ड में भी पूछा गया है। आनंदी के पिता उसके विवाह को लेकर किस धर्म संकट में थे, विवाह के पश्चात आनंदी के स्वभाव में क्या परिवर्तन आया था। तो आनंदी के पिता की बात की जा रही है, अर्थात भूप सिंह की बात की जा रही है, ठाकुर भूप सिंह। उसके पिता का नाम था, यहाँ पे लिखते जाइए, ठाकुर भूप सिंह। उसके पिता का नाम ठाकुर भूप सिंह था। और आनंदी के पिता उसका विवाह ऐसी जगह कराना चाहते थे
जिसकी चिंता का कारण लिखना है आपको, ठीक है। किस धर्म संकट में थे, ठीक है। तो धर्म संकट अर्थात क्या चिंता थी उन्हें, ये चिंता थी कि आ, ऐसी जगह वो विवाह कराना चाहते थे जिससे ऋण का बोझ उन पर ना चढ़े, जिससे ऋण का बोझ ना चढ़े, और ना बड़े, तो वैसे भी उनके और लड़कियां भी थी, तो ना चढ़े या बड़े, आप दोनों लिख सकते हैं। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि उन वो आनंदी को किसी भी ऐसे परिवार में दे दें कि बाद में अपने आप आनंदी को अपने आप को भाग्यहीन समझना पड़े, कि वो अपने आप को अपने भाग्य को कोसे आनंदी, कि मेरे किस्मत में क्या यही था। तो ऐसा भी ना हो, अच्छा परिवार ढूंढना चाहते थे, अच्छे परिवार में उसका विवाह कराना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं चाहते थे कि ऋण का बोझ और चढ़े, क्योंकि और भी लड़कियों की शादी उन्होंने की थी, ऋण था उनके माथे पर। और भाग्यहीन आनंदी बाद में अपने आप को भाग्यहीन ना समझे, इसी बात को लेकर वो चिंता में थे, इसी बात के धर्म संकट में वो फंसे हुए थे, इसी बात को लेकर धर्म संकट में थे, ठीक है। विवाह के पश्चात आनंदी के स्वभाव में क्या परिवर्तन हुए, तो विवाह के पश्चात आनंदी के स्वभाव में परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हुए, उसने उसका ससुराल जो था मायके से एकदम अलग था, बिल्कुल विपरीत था। जिस सुख सुविधाओं की उसे आदत थी वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं था। मायके के सुख सुविधाएं, मायके की सुख सुविधाएं नाम मात्र को भी नहीं थी ससुराल में, सुविधाएं ससुराल में नहीं थी, ठीक है, नाम मात्र को भी नहीं थी। पहला पॉइंट तो ये लिख दिया आपने। फिर उसके बाद आप ये भी लिखिए कि उसे सीधे साधे देहाती गृहस्थ के मकान में आनंदी ने अपने आप को बिल्कुल अनुकूल बना लिया। सीधा साधा गृहस्थ देहाती के मकान में आनंदी ने परिस्थिति के अनुसार अपने आप आनंद में एक मतलब परिस्थिति के अनुसार उसने अपने आप को, उस परिस्थिति में वो ऐसी हो गई थी जैसे उसने कभी इन सुविधाओं का उपयोग ही नहीं किया है। आनंदी गृहस्थ देहाती के मकान में अनुकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति बनाकर वहां रह रही थी, उसको अपने अनुकूल बना लिया था उसने। उसे ऐसा लगता ही नहीं था उसे देखकर कि उसके मायके में इतनी सुख सुविधाओं का वो जो उपभोग कर रही थी वो यहाँ पर उसे देखने को नहीं है, और उसने कभी देखे ही ना हो ऐसा वो जीवन यहाँ पर बिता रही थी। इस तरह से उसने अपने ससुराल को अपने अनुकूल बना लिया था, या परिस्थितियों के अनुसार वो ढल गई थी, और उसने उस परिस्थिति को ऐसा अपने अनुकूल बना लिया कि मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना हो, विलास के सामान उसने कभी देखे ही ना हो। तो ये सभी पॉइंट्स आपको लिखना जरूरी है। ठीक है। आनंदी के पिता को क्या चिंता थी कि ऋण का भार और ना चढ़े और ना बढ़े, और फिर आनंदी अपने आप को भाग्यहीन ना समझे, 2 पॉइंट। दूसरी बात ये कि विवाह के पश्चात आनंदी ने गृहस्थ देहाती के मकान को परिस्थिति के अनुकूल वो ढल गई थी उसमें, और ऐसा लगता था उसे देखकर मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही नहीं थे। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप अच्छे से लिख पाएंगे। मृत भिखारिन के मार्मिक दृश्य का संदर्भ में चित्रा और अरुणा की मनोदशा में क्या अंतर था, विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए। आप सभी को पता है कि चित्रा जो है चित्र बनाने का कार्य करती थी, और अरुणा जो है समाज सेविका थी। मृत भिखारिन का वहां पर संदर्भ आपको दिया गया है कि गर्ग स्टोर के सामने एक मृत भिखारिन की मृत्यु हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चे उसके मृत शरीर से चिपक कर बिलख रहे थे, रो रहे थे। इस दृश्य को देखकर चित्रा को अगले चित्र के लिए एक नया आइडिया मिला था। ठीक है, चित्रा के बारे में लिखेंगे। उस चित्र को, गर्ग स्टोर के सामने चित्र को देखकर पूरा वर्णन कीजिए गर्ग स्टोर का, उसके बाद लिखिए उसे चित्र के लिए नया आइडिया मिला। नया आइडिया मिला था, उसने तुरंत रफ स्केच बना लिया और हॉस्टल लौट आई थी। ऐसे मार्मिक दृश्य को देखकर भी चिंता के मन में दया नहीं थी, दया भावना का नाम नहीं था। इतना जब बच्चे रो रहे हैं उसे वो नहीं दिया, वो संवेदनहीन बनी रही थी, उसके मन में दया की भावना बिल्कुल भी नहीं थी।
एकदम संवेदनहीन थी वो, संवेदनाओं की कमी थी उसके अंदर, सिर्फ वो चित्रों में अपने चित्र के लिए आइडिया ढूंढा करती थी। इसके विपरीत अरुणा, अरुणा ने अरुणा जो है भावुक है, संवेदनशील है, वो दूसरों के दुख से दुखी होने वाली है, दयालु है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझती है। जैसे ही उसने चित्रा के मुंह से ये सारी घटना के बारे में सुना, वो तुरंत घटनास्थल पर गई, तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और उसने उन बच्चों को अपना लिया, उन अनाथ बच्चों को अपना लिया, अनाथ बच्चों को अपना लिया, उनकी जिंदगी में रंग भर दिए। बच्चों को अपनाकर अपना नाम दिया, अपना लिया, उन्हें अपना नाम दिया और उनकी जिंदगी में रंग भर दिए, बच्चों की जिंदगी संवार दी। तो इस तरह से दोनों, उसमें ममता थी, अरुणा में ममता का जो भाव भी दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना, दोनों का अंतर बताने हैं। अगला है, चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं जौहर की भूमि है। प्रस्तुत कथन के वक्ता श्रोता का जो है संक्षिप्त परिचय देना है। तो वक्ता कौन है यहाँ पर? पन्ना है, ये आपको पता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं आप श्रोता में। तो श्रोता है सोना। जब सोना बनवीर का संदेश लेकर यहाँ आई, पन्ना के पास आई थी और वो कहती है कि चल कुंवर को भेज दीजिए, आप भी चलिए, लेकिन पन्ना उसकी बातों में नहीं आती है। प्रस्तुत कथन की वक्ता पन्नाधाय, श्रोता सोना है। पन्नाधाय स्वर्गीय महाराणा सांगा की स्वामी भक्त सेविका। आपको वर्णन करना है ना, तो आपको लिखना होगा कि महाराणा सांगा की, स्वर्गीय महाराणा सांगा, महाराणा सांगा की जो है स्वामी भक्त सेविका है, स्वामी भक्त सेविका थी। पास्ट टेंस में उत्तर लिखिएगा। कर्तव्यनिष्ठ थी, कर्तव्यनिष्ठ है, निष्ठ थी वो। फिर दूरदर्शी थी, ये भी आप लिखिए। भारतीय नारी की, आदर्श भारतीय नारी की प्रतिमूर्ति है, आदर्श भारतीय नारी की प्रतिमूर्ति, आदर्श भारतीय नारी की प्रतिमूर्ति थी। सारी बातें आपको लिखनी है। उसने अत्याचारी क्रूर बनवीर के षड्यंत्र से कुंवर उदय की रक्षा की थी, कुंवर की रक्षा भी की थी। ये सारी बातें आपको पन्ना के लिए लिखनी है। ठीक है, उसने अपने पुत्र का बलिदान देकर कुंवर की रक्षा की थी, या आपने पन्ना के लिए लिख दिया। अब आपको लिखना है सोना के बारे में। दोनों का परिचय पूछा है, तो जल्दी से सोना का भी परिचय देख लेते हैं कि रावल स्वरूप सिंह की पुत्री थी सोना। सोना रावल स्वरूप सिंह की पुत्री थी। वाक्पटु थी, बोलने में बहुत चतुर थी, वाक्पटु थी, हम ये कह सकते हैं। और नृत्य गायन में उसकी बहुत रुचि थी, नृत्य और गायन में उसकी बहुत रुचि थी। बनवीर की कृपा से वो बहुत प्रसन्न थी, बनवीर ने उसे झूल ला कर दी थी, इसलिए वो बनवीर की कृपा से बहुत प्रसन्न थी। कृपा पाकर या कृपा से वो बहुत प्रसन्न थी। इसी कारण उसके कहने पर वो दीपदान उत्सव में कुंवर उदय सिंह को बुलाने आई थी। बनवीर की संदेश वाहक बनकर वो आई थी, बनवीर की संदेश वाहक बनकर वो कुंवर को ले जाने के लिए, कहां पर, दीपदान उत्सव में ले जाने के लिए आई थी। ठीक है, इन सब इस तरह से आपको इन दोनों का परिचय देना है और पैराग्राफ चेंज कीजिएगा जरूर और पास्ट टेंस में उत्तर लिखिएगा। अगला है, परेश के समक्ष कौन सी समस्या थी, उसका समाधान किसने किस प्रकार किया था। परेश, सूखी डाली से है ये प्रश्न। सूखी डाली एकांकी जो कि संयुक्त परिवार के महत्व को बताती है। तो परेश जो है छोटी बहू बेला का पति था। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। बेला का पति था परेश। 3 मार्क के लिए उत्तर लिखना है, तो देखिए अच्छे से 6 लाइन लिखिएगा। उसकी पत्नी पढ़ी लिखी थी, बेला पढ़ी लिखी सुशिक्षित आधुनिक नारी थी, पढ़ी लिखी थी, सुशिक्षित थी, उसके भीतर अभिमान ज्यादा था, अभिमान था, बात बात में वो
अपने मायके के सामने ससुराल को तुच्छ बताती थी और तुलना किया करती थी। उसकी शिकायत थी कि घर के सदस्य उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। घर के सदस्य उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ये उसने समस्या परेश को बताई थी। ठीक है। इसी कारण वो अलग होना चाहती थी और परेश की समस्या यह थी कि वो ना तो अपनी पत्नी को दुखी देखना चाहता था, ना ही अनुशासित और कर्तव्य पालक दादाजी की संयुक्त परिवार में रहने की बात का उल्लंघन करना चाहता था। इसलिए वो अलग होना चाहती थी, अलग रहना चाहती थी। ठीक है, बाग वाले मकान की जो डिमांड की थी, जो मांग की थी, उन्होंने इसीलिए की थी। तो परेश की समस्या क्या थी वो बताइए। अब इसके बाद आपने ये भूमिका बना दी, उसके बाद आपको लिखना है परेश ना तो पत्नी को दुखी देखना चाहता था, ठीक है, और ना ही दादाजी दादाजी के संयुक्त परिवार में रहने की बात का उल्लंघन करना चाहता था। दादाजी की संयुक्त परिवार में रहने की बात का उल्लंघन करना चाहता। दादाजी तो परिवार को वट वृक्ष के समान मानते थे और परिवार को छोड़ने की बात सुन ही नहीं सकते थे। तो बात का उल्लंघन भी नहीं करना चाहता था। वो दादाजी का बहुत मान सम्मान करता था। ठीक है, तो उल्लंघन नहीं करना चाहता था। ये बातें आपने लिख दी। अब परेश की समस्या का समाधान किसने किया? ये समस्या हो गई परेश की, ना तो पत्नी को दुखी मान देखना चाहता था, ना ही दादाजी के संयुक्त परिवार में रहने की बात का उल्लंघन करना चाहता था, उनका अपमान करना चाहता था, क्योंकि दादाजी के लिए परिवार ही सब कुछ था। अब उसकी समस्या का समाधान किया दादा मूलराज ने। दादाजी ने ही उसकी समस्या का समा समाधान किया। दादाजी ने समस्या का समाधान किया। ठीक है। और दादाजी ने घर के सदस्यों को किस प्रकार किया? उन्होंने घर के सदस्यों को हिदायतें दी कि बेला क्या हिदायतें दी कि बेला का काम वो आपस में बांट लें, वे लोग आपस में बांट लें, उसे पढ़ने लिखने का समय दें, उसे पढ़ने लिखने का अवसर दें, और उसका आदर सत्कार करें। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको लिखनी है यहाँ पर कि क्या समाधान किया, किसने किया, किस प्रकार किया। कि काम बंटवा दिया, दादाजी ने बोला परिवार के सदस्यों को हिदायतें दी, उनको सबको बुलाया और कहा कि सब बेला का काम बांट लें और उसे पढ़ने लिखने के लिए समय दें, सब उसका आदर सत्कार करें, उसे प्रेम दें, ताकि उसके मन में जो ये विचार आया है वो खुद ही अपने मन से इस विचार को निकाल दे। ठीक है। अगला है, लास्ट प्रश्न है, किसने किसकी छत उखाड़ दी थी? घर के झगड़े अगर घर में ना सुलझाए जाएं तो दूसरों के लिए मनोरंजन का साधन बनते हैं। सूखी डाली एकांकी के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें तो चैप्टर का नाम दिया गया है, तो बिल्कुल। अब यहाँ पर आप अगर आपने नहीं पढ़ी है एकांकी तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एकांकी को पढ़ने पर ही आपको पता पड़ेगा कि किसने किसकी छत को उखाड़ दिया था। तो मलावी ने अपने देवर, बीच में एक दी गई है ये घटना, मलावी वाली, बंसीलाल वाली। तो मलावी ने ये बताया गया, इस घटना के माध्यम से बताया गया कि अगर घर की बात घर में नहीं रहती है और बाहर चली जाती है तो कैसे मंजली भाभी मजाक बनाती है, वो किस्से को हंस हंस कर बताती है, तो मजाक मनोरंजन का साधन बन जाती हैं ऐसी बातें। तो वही इंसिडेंट, उस घटना को इस तरह से बनाया। तो किसने किसकी छत उखाड़ दी? तो मलावी ने बंसीलाल, मलावी ने अपने देवर अपने देवर बंसीलाल बंसीलाल की छत नहीं, बंसीलाल की रसोई की छत है वो, बंसीलाल के घर की रसोई की छत उखाड़ दी थी।
संयुक्त परिवार में रहते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। एक और वो सहनशीलता सीखता है। परिवार में ही व्यक्ति क्या सीखता है? परिवार में व्यक्ति सहनशील बनता है। सहनशीलता का गुण उसमें आता है, प्रेम का गुण उसमें आता है, सहानुभूति, उदारता, सहानुभूति, ये सारे गुण जो है वो परिवार में ही सीखता है। सहानुभूति का गुण उसके भीतर आता है, एक दूसरे का सम्मान, धैर्य, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना, ये सब सीखें उसे परिवार में ही मिलती है। दूसरी ओर साथ रहते हुए परिवार के सदस्यों में कभी कभी मतभेद भी होते हैं। ठीक है, कभी कभी झगड़े भी होते हैं, ये सारी बातें परिवार में वो सीखता है, लेकिन कभी कभी संयुक्त परिवार में मतभेद भी हो जाते हैं। तो मतभेद होते हैं, जैसे कि दादा मूलराज के घर में भी हुए थे। ठीक है, तो अगर इन मतभेदों को समय रहते न सुलझाया जाए तो ये जो है झगड़े का रूप ले लेते हैं। ये ही छोटे छोटे मतभेद झगड़े बन जाते हैं, बड़ा झगड़ा बन जाता है। ठीक है, और फिर झगड़े जब बन जाते हैं तो घर के बाहर भी उनकी गूंज होती है। एकांकी में दादा मूलराज ने बेला के संदर्भ में दूरदर्शिता को अपनाया। दूरदर्शिता दिखाते हुए अपने परिवार के सदस्यों को समझाया कि बेला के स्वभाव में, और समझा, जैसे ही उन्होंने समझाया वैसे ही बेला के परिवार, आपको तीसरी जो लाइन है सुखीदाली एकांकी के आधार पर इसका वर्णन करना है। तो बेला के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। उनके पड़ोसी बंसीलाल और मलावी का उदाहरण भी दिया गया। उनकी कहासुनी में बड़े झगड़े का रूप धारण कर लिया था और पड़ोसियों को मनोरंजन का अवसर मिल गया था। कैसे मजली भाभी हंस रही थी, ये सारी बातें आप वहां पे लिख सकते हैं। अतः इससे सिद्ध होता है, ये एंड में आपको लिखना है, अतः इससे सिद्ध होता है कि परिवार के झगड़े परिवार के सदस्यों द्वारा आपस में न सुलझाए जाएं तो वो मनोरंजन का साधन बन जाते हैं। दादा मूलराज ने अपने परिवार के झगड़े को घर के बाहर नहीं आने दिया। उन्होंने परिवार के सदस्यों को समझाया, जिससे कि बेला के मन में परिवर्तन हो गया, उसके विचार बदल गए, वो परिवार के सदस्यों को समझने लगी और उसने अलग होने का विचार त्याग दिया। और मलावी और बंसीलाल के घटना के माध्यम से लेखक ये समझाना चाहते हैं कि अगर घर के झगड़े को घर में न सुलझाया जाए तो लोगों के लिए वो मनोरंजन का साधन बनते हैं, लोगों के लिए वो एक किस्सा बनते हैं। लोग उन बातों को, उन लोगों के बारे में बात करके अपने अपने घरों में हंसी बनाते हैं, हंसते हैं उन बातों पर। वो लोग हंसी के पात्र बनते हैं जो अपनी बात, घर के झगड़े को बाहर लेकर आते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं ये आपको लिखनी है, इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से लिखने हैं। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे इन प्रश्नों के उत्तर। और अभ्यास कीजिए, लिखने का अभ्यास कीजिए, जितना आप लिखेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। पेपर लेंदी हो गई होगा, लेकिन आपकी स्पीड जो है, आपकी जो लिखने की गति है वो अधिक होनी चाहिए। आप जब अच्छे से लिखेंगे तभी आपको अंक मिलेंगे। धन्यवाद।